बोन के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने बेटा। आज हमें कार्टिलेज शुरू करना है। कार्टिलेज क्या होता है बेटा? ये भी एक स्केलेटन है कार्टिलेज, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है बेटा? सॉलिड एंड प्लाएबल होती है। एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी है, वहाँ पे लिखा है सॉलिड एंड प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब है लचीली, हल्का सी, जिसमें लचकदार, लचक होनी चाहिए हल्की सी। सॉलिड है, ठीक है, और प्लाएबल है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे बेटा, अब जैसे बोन में देखा था कि बोन जो है वो नॉन प्लाएबल है, सॉलिड है, हार्ड है, मिनरलाइजेशन मिनरल्स उसमें एक्यूमुलेट हो गए ना बेटा, वो उसमें लचक नहीं, वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। ये मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं जल्दी, ठीक है, ये प्लाएबल है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें भी जो एक्सटर्नल लेयर होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। और पेरिकॉन्ड्रियम बना होता है किससे बेटा? किससे बना होता है बेटा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, WFCT से बना होता है, ठीक है। और इसमें बेटा कुछ इसके अंदर, ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है, इसके अंदर बेटा कुछ सेल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होंगी जो बेटा, वो फार्मिंग सेल्स होते हैं ना, ब्लास्ट बता दो, जो जहाँ पे जो फार्मेशन करती है। अब ये जो मैच्योर होंगी तब ये कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगी, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर मैट्रिक्स बना देती हैं। क्या बनाती हैं? मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। और मैट्रिक्स में कुछ बेटा होलो स्पेसेस पाए जाते हैं, होलो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लैक्यूना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लैक्यूना। तो इस लैक्यूना में इन लैक्यूना में बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं, नहीं ऑस्टियोसाइट नहीं बेटा, कॉन्ड्रोसाइट। ऑस्टियोसाइट तो वहाँ मिलती है आपको बोन में, कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ हम इस लैक्यूना में जो है, जो आपको कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगी वो इनके नंबर 1 to 4 होंगे, एक मिनिमम या मैक्सिमम 4। बोन में हमने देखा था कि एक लैक्यूना के अंदर में केवल एक ऑस्टियोसाइट देखने को मिलती थी। यहाँ जो लैक्यूना है बेटा, इस लैक्यूना में बेटा हमें क्या देखने को मिलेगा? 1 से 4 तक कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो ये पूरी मैट्रिक्स है इसकी। ये क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ये सॉलिड होती है मैट्रिक्स, इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेटा ये जो कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। मैच्योर सेल होंगी उनको क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे। इनमें जो होलो स्पेसेस हैं उनको क्या बोलेंगे? लैक्यूना। लैक्यूना में कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगी? कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है बेटा। इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम किसकी बनी होती है? WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सीट होती है, ठीक है। ये इतना क्लियर है? अच्छा, इसकी जो बेटा पेरिकॉन्ड्रियम है, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है थोड़ी सी, हल्की सी। बोन जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था वहाँ पे पेरिऑस्टियम में बोन की सप्लाई नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन उसके अंदर हर्वेशियन सिस्टम प्रेजेंट था जिससे बोन को ब्लड की सप्लाई मिलती थी, लॉन्ग बोन्स को। यहाँ पर अंदर मैट्रिक्स में ब्लड की सप्लाई नहीं है, अंदर बोन्स में ब्लड की सप्लाई, यहाँ सॉरी इसमें मैट्रिक्स के अंदर, कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं है। लेकिन ये इस पेरिऑस्टियम में थोड़ी सी ब्लड, पेरिकॉन्ड्रियम में थोड़ी सी ब्लड की सप्लाई मिलती है, ठीक है। क्योंकि अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं, इसमें पावर ऑफ रिजनरेशन बिल्कुल नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर। अदर हैंड बोन में देखेंगे तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पावर ऑफ रिजनरेशन मिलती है, इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है। तो बेटा इसमें ब्लड सप्लाई है ना बेटा? किसमें? पेरिकॉन्ड्रियम में, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं है, ठीक है बेटा। इसके जो बेटा ग्रोथ है,
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अब याद रखो। इनकी जो ग्रोथ है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा? यूनी डायरेक्शनल। एक साइड से होगी, बोन में देखा था दोनों साइड से हो रही थी, है ना बेटा? तो ग्रोथ इसकी कैसी है बेटा? यूनी डायरेक्शनल है। अच्छा, एक चीज़ बेटा और बता दें, यहाँ पे जो कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं, और इसके डिस्ट्रॉइंग सेल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। क्लास्ट, जैसे ऑस्टियो क्लास्ट देखा था ना, क्लास्ट, ब्लास्ट नहीं क्लास्ट। ब्लास्ट जहाँ पे वर्ड आएगा वो हो जाएगा फॉर्मिंग्स, और क्लास्ट आएगा तो हो जाएगा डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय करेंगे जो। अब वो बोन के केस में होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट बोलेंगे, कार्टिलेज के केस में होगा तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा? ये बेटा क्या है? डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती। ठीक, तो बेटा कार्टिलेज भी बोन की तरह एक स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है, जो कि जिसका मैट्रिक्स सॉलिड एंड प्लाएबल होता है, थोड़ा सा इसमें लचक होती है। ठीक है, इसके बनाने वाली सेल्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट होती हैं, डिस्ट्रॉइंग सेल कॉन्ड्रियोप्लास्ट होती है, इसकी मेच्योर सेल कॉन्ड्रियोसाइट्स कही जाती हैं। ठीक है, और ओवरऑल इसके मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं। कॉन्ड्रिन, जैसे वहाँ पे ओसिन होती है, यहाँ पे कॉन्ड्रिन प्रेजेंट होती है। इसकी पहली कॉन्ड्रिन जो होती है वो WFCT की बनी होती है, जो कि फाइबरस वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये अब इसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा? इरेज करें। टाइप ऑफ कार्टिलेज। पहला है बेटा हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है बेटा वो नॉन फाइबरस होता है, इसमें बेटा फाइबर्स नहीं होते, नॉन फाइबरस तो फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। एक वैस्कुलर टिश्यू के केस में आपको पता है कि फाइबर्स एब्सेंट, जो ब्लड है, लिम्फ है, वो नॉन फाइबरस होता है, फाइबरस फ्री होता है। ठीक है, फाइबरस फ्री होगा मतलब उसमें फाइबर्स एब्सेंट होंगे। कार्टिलेज और बोन में फाइबर्स होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर बेटा ये जो एक टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, इसमें फाइबर नहीं होते हैं। यही एक ऐसा, अगर ओवरऑल पूछा जाए कार्टिलेज में फाइबर होते हैं कि नहीं होते, तुम्हें बताना है फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइलिन के बारे में पूछा जाए तो नहीं होते। इसलिए बेटा फाइबर्स नहीं होते हैं, तो ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट पता है बेटा क्या होता है? मतलब ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरीके से ना हो, सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसमें जो कोई शीशा होता है मोटा सा बेटा, जिसमें आपको उस तरफ से दिखाई पड़े धुंधला सा कि कोई खड़ा है, ये ना पहचान में आए कि कौन खड़ा है, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो ये भी ये ऐसा ग्लास की तरह, मोटे ग्लास की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, दिखाई पड़ता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है ये। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्टिलेज है ये। और यहाँ तक कि बेटा जो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका पूरा इंडोस्केलेटन जो होता है वो इसी का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आफ्टर बर्थ एडल्ट में, हम लोग जैसे एडल्ट है ना, ये अब क्या है कि बोन से वो रिप्लेस हो चुका है, अब उस कार्टिलेज की जगह पर बोन है। पहले वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंडोस्केलेटन होता था, किसका बना होता था? कार्टिलेज का। कौन सी कार्टिलेज का? हाइलिन कार्टिलेज का। लेकिन बाद में वो किससे रिप्लेस हो गया? बोन से। ऐसी बोन को कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं। बोन के टाइप आप पढ़ोगे तो उसमें एक टाइप होगा कार्टिलेजिनस बोन, वो बोन है जो कि इस हाइलिन कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनी है। ठीक है, वो कार्टिलेजिनस बोन है। तो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये क्या बनाती है बेटा? इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो होता है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है ये हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय, तो हम बोन ना लिख करके कार्टिलेजिनस बोन लिख देते हैं। ठीक है, किससे बेटा रिप्लेस हो जाएगा? कार्टिलेजिनस
बोन्स। तो बेटा एडल्ट में हमारा एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? कार्टिलेजिनस बोन्स प्लस अदर बोन्स, है ना। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैक्सिमम एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? हाइलेन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अब देखते हैं एडल्टहुड में ये हाइलेन कार्टिलेज जो है बेटा वो कहाँ कहाँ मिलती है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो आपकी ट्रैकिया है बेटा, ट्रैकिया में जो सी शेप्ड रिंग लगी होती है, ऐसे ट्रैकिया है ये, तो ट्रैकिया में ऐसे ये छल्ले होते हैं ना बेटा सी शेप्ड, तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं। ये कौन सी कार्टिलेज होती है? ये हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है बेटा, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है बेटा। दूसरा, आपको लैरिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगी हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है। तीसरा है? हाँ रुको, नोज के टिप पे नहीं, नोज के जो सेप्टम होता है वहाँ पे ये होती है। नहीं, अभी बता रहे हैं, देखो पहले ये देखो। तीसरा हम बता रहे थे बेटा एक्सटर्नल कार्टिलेज। अब बेटा एक्सटर्नल कार्टिलेज क्या होती है? जो रिब्स हमारा जो थोड़े की केज होता है बेटा, वो आगे एक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। यहाँ पे एक बोन है, क्या बोलेंगे? स्टर्नम। पीछे बैक बोन है ना, और ये साइड में रिब्स हैं, तो पूरा एक थोड़े की केज बन जाता है। तो जो रिब्स है वो आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं और पीछे बैक बोन से जुड़ी हुई हैं। कुछ बोन्स ऐसी हैं जो कुछ रिब्स है जो जिनको हम फाल्स रिब्स बोलते हैं। सेवेंथ जो कि 7th 8th और 9th, 7th है जो स्टर्नम से जुड़ी है, उसके बाद 8th 9th जो है वो किससे जुड़ी है? वो 7th रिब से जुड़ी हुई है, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है। तो और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो ये जो रिब्स हैं जो स्टर्नम से जुड़ी हैं, तो वो वहाँ पे कार्टिलेज है जॉइंट्स पे, उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कार्टिलेज। बात सुना है कि नहीं? देखो जो रिब्स हैं बेटा वो आगे स्टर्नल बोन से जुड़ी हुई हैं और पीछे बैक बोन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो रिब्स जुड़ी हुई हैं उस जॉइंट्स पर क्या है बेटा? एक्सटर्नल कार्टिलेज है। ठीक है, वो एक हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद 4th नंबर हम इधर लिख रहे हैं। 4th नंबर है नेजल सेप्टम। नेजल बेटा जो नोज़ होती है, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं नोज़ में, और बीच में एक सेप्टम होती है, कार्टिलेज होती है जो दोनों नॉस्ट्रिल्स को सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। तो वो जिस कार्टिलेज का बना होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। ये जो नेजल सेप्टम है बेटा ये एक कार्टिलेज है और ये हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है। इरेज करें। और एक जगह पर होती है बेटा हाइलिन कार्टिलेज जहाँ पर लॉन्ग बोन आर्टिकुलेशन करती है ना। लॉन्ग बोन्स की जो एंडिंग हेड होती है बेटा नॉर्मली तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन जहाँ पर इसको आर्टिकुलेशन करना होता है अदर बोन्स के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए ये हाइलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ देखा? ये ट्रैकिया में जो सी शेप्ड रिंग लगी होती है वहाँ पर, लैरिंग्स में और नेजल सेप्टम में, और एक्सटर्नल कार्टिलेज जो कि एक्सटर्नल रिब के जॉइंट्स पे लगी रहती है, और आर्टिकुलेट जो बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स जो जहाँ पर अदर बोन के साथ आर्टिकुलेशन करती हैं उनके जॉइंट्स पे ये हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है। जॉइंट एंड पे ही तो जॉइंट्स होंगे ना, बीच में थोड़ी ना जुड़ जाएगी। जहाँ पे हेड होगा, एंड होगा बोन का, वहीं पे तो अदर बोन का जॉइंट्स होगा वहाँ पे। ठीक है। दूसरी है बेटा इलास्टिन कार्टिलेज। कौन सी बेटा? इलास्टिन कार्टिलेज। इसको हम बेटा
फाइबरस कार्टिलेज भी कहते हैं, क्योंकि इलास्टिन है तो उसमें बेटा कौन से फाइबर प्रेजेंट होंगे, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। अब नॉर्मली जैसे कि कोई भी हमारे पास कार्टिलेज है उसमें हम एलो फाइबर्स इंक्रीज कर दें और ज़्यादा, एलो फाइबर्स के नंबर बढ़ा दें, एलो फाइबर्स माने इलास्टिन फाइबर्स, तो वो इलास्टिन कार्टिलेज कही जाएगी और वो येलो कलर की अपीयर होगी, इसलिए येलो फाइबरस कार्टिलेज भी इसको बोलेंगे। कौन से बोलेंगे बेटा, येलो फाइबरस कार्टिलेज या फिर इलास्टिन कार्टिलेज। ये थोड़ी सी ज़्यादा लचीली होती, थोड़ी सी ज़्यादा प्लाइबल होती है, ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है, क्योंकि इलास्टिन कार्टिलेज में जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। कोलेजन फाइबर के कंपैरिजन में इसमें इलास्टिसिटी थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए ये इलास्टिन कार्टिलेज थोड़ी सी ज़्यादा प्लाइबल होती है। ये आपको मिल जाएगी बेटा टिप ऑफ नोज, ईयर, पिन्ना, ठीक है बेटा। कान को देखो मोड़ो ऐसे मुड़ जाता है ना बेटा, और नोज की टिप पर भी आपको ये मिलेगी। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, या वो और भैंस, हाथी के देखो ईयर पिन्ना कितने बड़े बड़े होते हैं, उससे पंखा भी कर लेता है ना। और भैंस है, गाय है, इनमें भी देखो कान हिलाते हैं। तो ये जो कार्टिलेज है वहाँ पे तो खैर उसमें मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, हम लोगों में वेस्टिजियल है वो, है ना, तो हम लोग कान नहीं हिला पाते हैं, लेकिन ये कार्टिलेज तो प्रेजेंट है ना, वहाँ पे भी होगी, ठीक बेटा। वाइट फाइबरस कार्टिलेज, वाइट, चौंको मत बेटा, वो हमने कोलेजन फाइबर पढ़ा था ना बेटा, कोलेजन फाइबर्स, तो वही जिसमें अब देखो यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स हैं तो वो येलो फाइबर कनेक्टेड, से यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। वाइट फाइबरस कार्टिलेज, या इसको हम लिख ही दें क्या, वाइट फाइबरस, वाइट फाइबरस कार्टिलेज, ठीक है बेटा। इसमें बेटा कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, ज़्यादा होंगे ना बेटा, और ये जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये येलो फाइबर्स कार्टिलेज ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स के नंबर और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं नॉर्मली ज़्यादा, और वो कहाँ से आए हैं ज़्यादा, पेरिकार्डियम से। इसमें पेरिकार्डियम जो होती है, पेरिकार्डियम एब्सेंट होती है, पेरिकार्डियम क्या होती है, एब्सेंट होकर कहाँ, इसके जो पेरिकार्डियम वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, अभी हम लोगों ने देखा, वो जो पेरिकार्डियम है उसके फाइबर्स कहाँ आ गए हैं, मैट्रिक्स में आ गए हैं। तो इसकी मैट्रिक्स बेटा कैसी हो गई है, इसलिए इसकी जो मैट्रिक्स है हार्ड हो गई है, ठीक है। सॉलिड है, सॉलिड तो अदर कार्टिलेज की भी है, लेकिन इसकी ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो बेटा हमने जो हाइलिन कार्टिलेज पढ़ी, इलास्टिन कार्टिलेज पढ़ी, उन दोनों से ज़्यादा हार्ड ये होती है, कौन सी, वाइट फाइबरस कार्टिलेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा हैं, कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के फाइबर्स भी ला करके इसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिए गए हैं। पेरिकार्डियम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको पेरिकार्डियम देखने को मिलेगी, हाइलिन में भी आपको पेरिकार्डियम देखने को मिलती है, हाइलिन कार्टिलेज में, यहाँ पर पेरिकार्डियम एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर फाइबर्स, वाइट फाइबर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, वाइट फाइबर्स माने कोलेजन फाइबर्स, है ना, बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए ये ज़्यादा हार्ड हो गई है, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको ये कहाँ मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जो दो वर्टिब्रा बैकबोन में आपने देखा वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्री, एक है तो वर्टिब्रा बोलेंगे तो वर्टिब्री, तो उन दो के बीच में जो कार्टिलेज लगी होती है वो ये कार्टिलेज होती है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, काक्सल बोन होती है ना बेटा, जुड़ी होती है कहाँ पर, प्यूबिक एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं प्यूबिक रीजन में, ये पेक्टोरल है, ये प्यूबिक है, ठीक है। तो प्यूबिक में आगे से कि पीछे से बेटा, वेंट्रल से कि डॉर्सल से, वेंट्रल से, आगे से जुड़े होते हैं ना कि पीछे से, वेंट्रल साइड से, आगे से, ठीक है, वहाँ पर ये जॉइंट्स होंगी
प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। तो ये इसके बेटा कार्टिलेज के टाइप्स हैं और ये एग्जांपल, इनको आपको याद रखना है। अभी याद रखो, फिर कुछ दिन में भूल जाना तब भी कोई बात नहीं है, एग्जाम के टाइम में फिर से रट लेना एक बार, ठीक है। अभी तो भूल जाओगे बीच में, कोई बात नहीं है, फिर बाद में जब एग्ज़ाम, तब तो रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो, और प्लस जो यहाँ पे हैं वो सब एग्जाम्पल आपको तब याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक और है बेटा कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ये बेटा हाइलेन कार्टिलेज का ही एक टाइप है। इसमें कैल्शियम का एक्यूमुलेशन बढ़ा दिया जाता है, तो इस वजह से ये हो जाती है हार्ड। ये क्या हो जाती है बेटा? हार्ड। ये भी है, लेकिन असल में ये हार्ड नहीं है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था स्ट्रॉन्ग। हार्ड और स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा अंतर है बेटा। ये जो इसमें कोलेजन फाइबर्स बढ़ाए गए हैं, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। हार्ड लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा सही है। यहाँ पे हार्ड लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होते से बोन्स में हुआ है, तो बोन्स हार्ड हो गई हैं। स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ में हार्ड भी है। स्ट्रॉन्ग है कोलेजन फाइबर की वजह से, हार्ड है कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ये भी बेटा हार्ड होती है। किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। यहाँ पर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ गया है इसकी मैट्रिक्स के अंदर, इसलिए ये कैसी हो गई है? हार्ड हो गई है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज हार्ड है, ठीक है। ये आपको मिलेगी लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर, जहाँ पर आर्टिकुलेशन नहीं होता है। कहाँ मिलेंगे बेटा? आर्टिकुलेशन नहीं होता आपस में, दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स। हाँ, तो जैसे आर्टिकुलेशन होगा, मूवमेंट होगी, है ना बेटा, तो वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की ज़रूरत है। आर्टिकुलेशन नहीं, तो उसकी एंडिंग पर आपको मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा? कैल्सीफाइड कार्टिलेज मिलती, ठीक है बेटा। तो कहाँ मिलेगी? लॉन्ग बोन्स की एंड पर, ठीक है। मेन टाइप्स आपके 4 टाइप्स हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बेटा सब कुछ? तो बेटा बोन तुमने पढ़ लिया, कार्टिलेज भी पढ़ लिया। अब बताओ बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं बोन और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कार्टिलेज। बताओ बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बोलो। पहला बताओ। इसका मैट्रिक्स सॉलिड एंड नॉन प्लाएबल है। सॉलिड है और नॉन प्लाएबल है। इसका मैट्रिक्स सॉलिड है और प्लाएबल है, ठीक है बेटा। यानी इसमें लचक नहीं है, लचीला नहीं है, वो लचीला है ना कार्टिलेज। दूसरा बताओ बेटा, आउटर कवरिंग बताओ कौन सी होगी? आउटर कवरिंग कौन सी होगी बेटा? पेरियास्टियम। इसमें क्या होगी आउटर कवरिंग? पेरिकांड्रियम, ठीक है। और जो सेल्स इसको फॉर्म करती हैं, फॉर्मिंग सेल्स क्या कही जाएंगी? यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या कही जाएंगी बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। मैच्योर सेल्स क्या होंगी? ऑस्टियोसाइट्स। इसमें मैच्योर सेल्स क्या होंगी बेटा? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है बेटा। बोन, 5th नंबर, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट। स्पेलिंग समझ में तो नहीं आ रही है? थोड़ा और साफ लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग
कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स क्या कहे जाएंगे बेटा? डिस्ट्रॉइंग सेल्स कॉन्ड्रोक्लास्ट है ना बेटा, ये डिस्ट्रॉइंग लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉइंग सेल्स लिखा हुआ है कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक, और बेटा जल्दी बोलो बेटा, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये इसमें ग्रोथ कैसी होगी बेटा? बाई डायरेक्शनल। इसकी ग्रोथ यूनि डायरेक्शनल है ना बेटा? बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा कुछ इसमें। ब्लड सप्लाई कहाँ होगी? ब्लड सप्लाई बेटा पेरिऑस्टियम में एब्सेंट होगी, है ना बेटा? लेकिन ब्लड सप्लाई इस पॉइंट को ध्यान देना बेटा। पेरिऑस्टियम का केस अलग है, मैट्रिक्स का केस अलग है ना। पेरिऑस्टियम में एब्सेंट होगी, लेकिन पेरिकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होगी। जैसे बेटा ये देखो, ये बोन की ये पेरिऑस्टियम है, ये पेरिऑस्टियम है, ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ये बेटा ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है। तो जब ये भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ये भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ये पेरिऑस्टियम है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी, लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और इसकी मैट्रिक्स में ब्लड की सप्लाई होगी। वो भी स्पेशल सिस्टम है, जिसके लिए हमने कहा था हर्वेशियन कैनाल्स प्रेजेंट होगी, और पूरा सिस्टम हर्वेशियन सिस्टम बनेगा, है ना बेटा? इस वजह से इसको उस तरह से ब्लड की सप्लाई मिलती है। तो ये 7th पॉइंट आपको ये हो जाएगा कि ब्लड सप्लाई पेरिऑस्टियम में एब्सेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है, बट ब्लड सप्लाई इन द मैट्रिक्स बोन में प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में? हर्वेशियन सिस्टम के फॉर्म में, बट एब्सेंट इन कार्टिलेज। ठीक है, ये 8th पॉइंट आप कहाँ लिखोगे बेटा? यहाँ लिखोगे, इधर लिख देते हैं 8th पॉइंट। ठीक है, 8th पॉइंट है हर्वेशियन सिस्टम। ये बेटा ये है बोन में प्रेजेंट, कार्टिलेज में एब्सेंट। अरे बोन में प्रेजेंट ऐसे लिख दें, ठीक है, और कार्टिलेज में एब्सेंट ऐसे, बस। ठीक है, अब समझ जाओगे ना, है ना? हर्वेशियन सिस्टम माने ब्लड की सप्लाई जिससे मिलेगी, पूरी बात तुम लिख लेना अपने हिसाब से। और बोन में प्रेजेंट है मतलब प्लस लगा देना, बोन में प्रेजेंट है, कार्टिलेज में एब्सेंट। ठीक है, ये है। क्लियर है बेटा? तो ये बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस है। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना? ठीक है। बेटा ये बताओ, जो हाइलिन कार्टिलेज है उसे जब बोन को रिप्लेस करेगी तब उनको कैसे हटाया जाएगा? कार्टिलेज को कैसे हटाया जाएगा वहाँ से? बोलो बेटा, बोलो बेटा, कैसे हटाया जाएगा? अरे वही कॉन्ड्रोक्लास्ट काम आएंगे ना बेटा, जो डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। ठीक है, उन्हीं से डिस्ट्रॉय होंगी, उन्हीं सेल्स हैं। यही सब बातें तो याद रखनी होती। क्लियर है कि नहीं? पुराने समय में एक गुरु जी थे, वो अध्यात्म पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। तो उन्होंने कहा, एक श्लोक उन्होंने कहा कि सर्वोपनिषद गायो दोग्धा वसुदेव नंदना। वो एक श्लोक पढ़ा रहे थे, 1 घंटे उन्होंने उस पर अपने बच्चों को बताया, उसकी व्याख्या की। बाद में कहा कि समझ में आया, तो सब बच्चों ने कहा समझ में आया है। तो एक बच्चा कहा, गुरुजी बाकी सब तो समझ में आ गया, एक चीज़ समझ में नहीं आई है, ये 2 गधे कौन से थे? उन्होंने कहा कि सर्वोपनिषद गायो दोग्धा वसुदेव नंदना।
है ना। तो कहा 2 गधे कौन से थे, तो गुरुजी ने अपना सिर खुजाया कुछ दिन के बाद, फिर बोले कि 2 गधे बेटा, एक तुम हो और एक हम हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। वही हाल है ना। दोग्धा मतलब दूहने वाला, है ना। सभी उपनिषद गाय हैं और उनको दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, यही इनको समझाया था। तो दोग्धा का मतलब उन्होंने समझा 2 गधा। अब हम लोग बेटा जो अगला इसमें पार्ट था, कौन सा था, स्केलेटन। इधर उधर क्या देख रहे हो, एक स्केलेटन हो गया था ना बेटा, स्केलेटन ही चल रहा था ना। दूसरा कौन सा, वास्कुलर ही तो बचा। ठीक है। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बेटा स्पेशलाइज्ड है ना बेटा। स्पेशलाइज्ड में हमने एक स्केलेटन पढ़ा और एक वास्कुलर। वास्कुलर में हम ब्लड और क्या पढ़ेंगे, लिम्फ, यही पढ़ेंगे ना बेटा। और ये बेटा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। और ये बेटा नॉन फाइब्रस है, यानी इसकी मैट्रिक्स जो है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, इसकी जो मैट्रिक्स है वो फाइबर फ्री है। मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं है, फाइबर्स एब्सेंट है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में थोड़ा सा। हालांकि ब्लड जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पढ़ना है बेटा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं इस चैप्टर में, है ना बेटा, ब्लड के बारे में। तो बेटा जो ब्लड है, कुछ तो ब्लड इज नॉन फाइब्रस विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं ब्लड में। एक तो होता है प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा, और होता है फार्म्ड एलिमेंट्स या ऑर्गेनाइज्ड मैटर। फार्म्ड एलिमेंट या हम इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड मैटर, है ना बेटा, ये होता है। तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा बिल्कुल फ्लूइड लाइक होता है बेटा, बिल्कुल फ्लूइड। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है बेटा, वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा होता कितना है पूरे ब्लड का, 55, एवरेज रेंज है 55% प्लाज्मा। तो फार्म एलिमेंट कितने होते हैं बेटा, 45% होते हैं पूरे ब्लड का। तो 55% जो प्लाज्मा है, इसमें से भी 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है। बाकी बचा बेटा 8 to 10% इसमें होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें होते हैं मिनरल्स जो उसमें घुले हुए हैं, उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसमें होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसमें होती हैं ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं वो प्लाज्मा में घुल जाते हैं, इसमें होते हैं हार्मोन्स और एटसेट्रा। बाकी और भी जो भी है ना, जो भी हमने खाया पिया अब्जॉर्व हुआ ब्लड में गया, न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ड्रग्स हों चाहे दवाएं वगैरह, और हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सब कुछ प्लाज्मा में घुला हुआ मिलेगा, है ना। जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा, हमारे प्लाज्मा में 4 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आपको पता है कि बफर की तरह काम करेगा ब्लड के अंदर, है ना, पीएच को मेंटेन करेगा और बफर सिस्टम की तरह काम करेगा। ग्लोब्यूलिन आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में, है ना बेटा, ग्लोब्यूलिन। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं।
ब्लड क्लॉटिंग, ये दोनों प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा। ठीक, तो प्लाज्मा में बेटा प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? ठीक, अब हम फार्म्ड एलिमेंट या ऑर्गेनाइज्ड मैटर पे आएंगे और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं। बेटा इधर का इरेज कर देंगे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ तक हम इरेज कर दे रहे हैं। तो RBC और बेटा WBC और बेटा थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स, है ना बेटा, ये है RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट्स। RBC है, इनको हम बोलेंगे बेटा इरेथ्रोसाइट्स, WBC को बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स और ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स जो होती हैं ये बनती हैं बेटा कहाँ बनती हैं बेटा? बोन मैरो में। कहाँ बनती हैं बेटा? बोन मैरो में। वो भी कौन से बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में। बोन पढ़ते समय बताया था ना बेटा, रेड बोन मैरो में बनती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनेंगी? एम्ब्रियोनिक, जब बोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कहाँ बनेंगी? स्प्लीन में बनेंगी, लीवर में बनेंगी, फिर जब बोन बन जाएगी तो बोन मैरो में बनेंगी, फिर एडल्ट में तो बोन मैरो में बनती ही हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, इनका शेप क्या होता है? आरबीसी का शेप क्या होता है बेटा? ये बाइकैनकेव डिस्क लाइक होती है। बाइकैनकेव डिस्क लाइक होती है बेटा। डिस्क बाइकैनकेव मतलब इधर से भी दबा हुआ, इधर से भी, दोनों तरफ से, बीच किनारे पे मोटा। पेड़ा देखा ना बेटा, पेड़ा जो बीच में दबा हो, पेड़े को अगर ना दबा हुआ थोड़ा सा दबा दो उसको, तो देखो किनारे पे मोटा हो जाएगा, गोल सा बीच में दबा हुआ, तो वो आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी का शेप वैसा होता है। ठीक, आरबीसी के नंबर कितने होते हैं बेटा? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड। 5 से 5.5 मिलियन होते हैं बेटा। आरबीसी में बेटा हीमोग्लोबिन कितना होता है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है बेटा 12 से 16 ग्राम। एवरेज लिखा हुआ है, फीमेल्स में थोड़ा कम होगा, 12 से 14, और मेल्स में 14 से 16, तो ये 12 से 16 हमने एवरेज लिख दिया है ना बेटा। ये है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना रहता है बेटा? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 100 से 120 दिन, 100 to 120 डेज एवरेज, ये भी हमने लिखा है। ये मान के चलिए आप 120 दिन, 110 दिन, 120 दिन इसकी लाइफ रहती है आरबीसी की। ठीक है, अब फंक्शन हम ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख दें बेटा, यहाँ पे इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी O2 एंड CO2। ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बेटा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और भी जैसे कि बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में भी CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ना। प्लाज्मा में घुलकर भी 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट कर रही है और ऑक्सीजन का भी। उसको हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और इसको कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? तो इसका काम है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2, ऑब्लिक नहीं एंड लिखें, दोनों को ये ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? आरबीसी को क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। शेप कैसा होता है? नंबर कितना होता है? मिलियन। हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितना होता है? 12-16 ग्राम। लाइफ स्पैन कितना होता है? फंक्शन क्या होता है? ठीक। ये थोड़ा सा इरेज करेंगे ताकि इधर हमको थोड़ा स्पेस, थोड़ा क्या पूरा इरेज कर दे क्या? पूरा इरेज कर दे रहे हैं, उधर फिर हमको और स्पेस चाहिए, है ना। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स होती हैं बेटा दो तरह की, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये बेटा जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेटा, इनकी वजह से इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। कणिका में WBC, ठीक है। ये कणिका विहीन एक, इनमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये बेटा 3 टाइप्स की होती हैं, इओसिनोफिल्स या इनको हम बोलेंगे एसिडोफिल्स। दूसरी होती है बेटा बेसोफिल्स। तीसरी होती हैं न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये बेटा नाम रखा गया है इनकी स्टेनिंग के हिसाब से, क्योंकि WBC है, कलरलेस है ना। लेकिन इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में हमें इनको स्टेन करना पड़ता है, डाई करना पड़ता है। तो ये इस पे एसिडिक डाई से इसको स्टेन किया जा सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करती है। और ये बेसिक डाई होती है, जैसे इओसिनोफिल्स वगैरह है वो एसिड डाई है। इओसिनोफिल पिंक ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ेगा। इसमें जो बेसिक डाइज होती है वो जैसे मिथेन ब्लू होता है वो ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, वो बेसिक डाई होते हैं। ये न्यूट्रल डाई से स्टेन होती है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखोगे तो ये आपको ऑरेंज या पिंक कलर की दिखाई पड़ेगी, इसको देखोगे तो हमेशा ब्लू कलर की अपीयर होगी, है? हाँ, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आप इनका फंक्शन है एलर्जी और इन्फ्लामेशन। ये भी बेटा आपके WBC जो पूरी हैं इनका काम है इम्यूनिटी। क्या काम है बेटा? इम्यूनिटी। अब अलग अलग सेल्स का अलग अलग तरह से काम है, लेकिन रोल इनका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना ही होती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस WBC से। तो ये चाहे ग्रेनुलोसाइट हो चाहे एग्रेनुलोसाइट हो, इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इओसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, तीनों का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है बेटा। ये जो सेल्स होती हैं बेटा, ये सेल्स हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं। इनका भी रोल है एलर्जी और इन्फ्लामेशन में, दोनों का काम है। ये हिस्टामिन, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं। एक चीज़ और बता दें बेटा, जब ये बॉडी टिश्यू में ये बेसोफिल्स मिलेंगे तब हम इनको वहाँ पे मास्ट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मास्ट सेल्स। अब जब तक ये ब्लड में है तब तक इनको क्या कहेंगे बेटा? बेसोफिल्स। अगर ये ब्लड वेसल्स में पोर्स होते हैं ना बेटा, कैपिलरीज में, उनसे छन के बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाएंगे तो वहाँ पर इनको, अब ये बॉडी टिश्यू में चले जाएंगे, बॉडी टिश्यू में इसको हम बोलेंगे मास्ट सेल, ठीक। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं बेटा, ये सबसे ज़्यादा नंबर में होती हैं, ठीक है, और इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इनका काम होता है। ये पैथोजेंस को इंडोसाइटोसिस करके उनको डिस्ट्रॉय करती हैं अपने अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम से। लाइसोसोम में एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, उनसे ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस।
अब इनका बेटा हम अगर पहचानना है तो इओसिनोफिल जो है बेटा ऐसे देखो, ऐसे होगी। लो ये बेटा है, इसको इरेज कर दो बेटा इधर का ये। तो इधर हम डायग्राम बना के तुम्हें बताएं। देखो क्या है, जो इओसिनोफिल है बेटा वो आपको जो इसका न्यूक्लियस है वो बाइलोब दिखेगा आपको, या ऐसे घोड़े के नाल की तरह हार्सू शेप में दिखाई पड़ेगा आपको न्यूक्लियस। ठीक है, बेसोफिल्स की पहचान पहले तो आपको ब्लू कलर की ही दिखाई पड़ जाएगी, और दूसरा इसमें एस शेप्ड का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब ग्रेन्यूल्स तो होंगे ही, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा, एस शेप का न्यूक्लियस होगा, ब्लू कलर की ये दिखाई पड़ेगी। ये है इओसिनोफिल्स, ये है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल का क्या है बेटा कि न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल आपको दिखाई पड़ेंगी जिसमें बाइलोब्ड मल्टीलोब्ड बेटा न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होगा ऐसे। तो ये होती हैं न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है बेटा, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इनका नाम है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स का। ठीक बेटा, देखो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है कि नहीं है ना। ठीक, अच्छा ग्रेन्युलोसाइट जो है बेटा, ए ग्रेन्युलोसाइट, इनमें बेटा क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, होमोजीनियस लगता है देखने पे इनका साइटोप्लाज्म, और इसमें बेटा जैसे नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है वैसे इसमें बेटा क्या होगा, इसमें होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो होते हैं बेटा इनको माइक्रोफेजेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेज। लेकिन माइक्रोफेज कब बोलेंगे बेटा, माइक्रोफेज बोलेंगे जब ये बॉडी टिश्यू में होंगे, बॉडी टिश्यू में होंगे। जब तक मोनोसाइट ब्लड में है तब तक उनको हम मोनोसाइट बोलेंगे, और जब वो बॉडी टिश्यू में होंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोफेज। और बॉडी टिश्यू में भी इनको अलग अलग आर्गन्स में के टिश्यू में अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं। जैसे लीवर में हमको कफर सेल्स के नाम से जानते हैं, कफर सेल्स याद है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती हैं, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्प्लीन में भेज देती हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, याद है। तो डिस्ट्रॉय तो कफर सेल्स करते हैं ना लीवर में, तो वो कफर सेल्स इन्हीं का एक फॉर्म है। ब्रेन में ग्लायल सेल्स होती हैं, ग्लायल सेल्स भी क्या है, यही तो है माइक्रोफेजेस, है ना बेटा। लंग्स में डस्ट सेल्स होती हैं, वो यही तो हैं। तो आपको अलग अलग टिश्यू में इनके अलग अलग नाम मिल जाएंगे। नॉर्मली बॉडी टिश्यू में इनको माइक्रोफेजेस बोला जाता है, ब्लड के अंदर इनको मोनोसाइट बोलेंगे। क्लियर है? काम बताओ बेटा। फेगोसाइटोसिस, जो काम न्यूट्रोफिल का है वही काम मोनोसाइट का है। ये ए ग्रेनुलोसाइट है, ये ग्रेनुलोसाइट है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। ठीक है, फंक्शन में एक जैसी हैं, ये दोनों फंक्शन में लगभग एक जैसी हैं। लिम्फोसाइट का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। लिम्फोसाइट क्या है जरा देखो। लिम्फोसाइट बेसिकली बेटा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, कुछ स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिक्रेशन करती हैं अगेंस्ट पैथोजन। एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करना, उनके साथ बाइंड करना, उनको इनएक्टिव करना बाय रिलीजिंग सम ग्लाइकोप्रोटीन्स विच डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। ये इनका काम है। ठीक है, यानी कि पैथोजन से फाइट करना, उनको एंटीजन को पहचान करके उनसे बाइंड करके उनको इनएक्टिव करना इनका काम है। ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, इनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटा, ये होती हैं, इधर लिख रहे हैं, ये होती हैं बेटा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और तीसरी होती है नेचुरल किलर सेल्स। ला थोड़ी देर के लिए इसको मिटा के फिर से लिख देंगे, है ना, साफ साफ लिख देंगे थोड़ा कि समझ में आए। हम लिम्फोसाइट ही ठीक से लिख रहे हैं इधर। जो लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट्स में हमने देखा होती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, इनको हम एनके
सेल्स भी बोलते हैं, NK सेल्स भी बोलते हैं। तो बेटा ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। नेचुरल किलर सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट। वो हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही। अब देखो बेटा, जब बी लिम्फोसाइट है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका भी बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन इसकी मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग बोन मैरो में होती है, और इसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग होती है थाइमस में। देयरफॉर इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। थाइमस है ना बेटा, ग्लैंड। थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। थाइमस का और भी बहुत से काम है। ये जो है बेटा बी लिम्फोसाइट है, बोन मैरो में फॉर्मेशन, बोन मैरो में ही मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में, और लेकिन मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग होगी जाके कहाँ? थाइमस में, ठीक है। मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग का मतलब है इनको पहचान कराई जाती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, क्योंकि तभी तो उनको फाइट करना है। तो इनको अपनी जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनके बारे में इनको रिकॉग्नाइज करा दिया जाता है, और जो बचे उनसे इनको फाइट करना है कि जो अपने नहीं है वो पराए हैं, जो बाहर से आएंगे, जो फॉरेन सब्सटेंस है, जो पैथोजेंस हैं, उनको ये एज ए एंटीजन ट्रीट करेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी के प्रोटीन्स को उन्होंने पहचान रखा है, वो सेल्फ हैं उनके लिए, ठीक है। जो बचे जो जिनको ये नहीं पहचानती हैं वो नॉन सेल्फ हैं, उनके अगेंस्ट इनको एंटीबॉडी बनाना है। क्लियर है बेटा इतना? तो ये हो गया ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस भी बेटा क्या है? सबके अलग अलग हैं। देखो आरबीसी के फंक्शंस हैं इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, WBC का फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, अलग अलग तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। एक हमारा बचा प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा, लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं ना। ये इरेज करें बेटा। बेटा प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेटा मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा? बोन मैरो में। वो भी कहाँ? बोन मैरो में। कहाँ बेटा? रेड बोन मैरो में ना बेटा, रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनका फंक्शन, अच्छा इनका वो नंबर कितने होने चाहिए बेटा? ये बेटा 1.5 लाख टू 4 लाख होते हैं, ठीक है, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा। 1.5 लाख से 4 लाख तक, 1.5 लाख से, ये पॉइंट नहीं है, 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं। मेन फंक्शन इनका है, मेन फंक्शन है इनका ब्लड क्लॉटिंग, मेन फंक्शन है इनका ब्लड क्लॉटिंग। बट ये इन्नेट इम्यूनिटी का भी पार्ट बनते हैं, इम्यूनिटी में भी ये हेल्पफुल हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में भी एज वेल एज इम्यूनिटी में भी ये इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। केवल ब्लड क्लॉटिंग इनका काम नहीं है, मेन काम ब्लड क्लॉटिंग ही है, बट ये इम्यूनिटी में भी, इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी को प्रोटेक्ट करने में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो भी किसमें? इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट बनते हैं ये, ठीक है बेटा। आगे हम डिटेल में देखेंगे जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे, अभी हमें ब्लड के रेफरेंस में ही सारी चीज़ों को पढ़ना है। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। इरेज करें इसको, आगे बढ़ें। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अधिक जानकारी के लिए जब हम ये सर्कुलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ब्लड को थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। लिम्फ नहीं बताया बेटा, लिम्फ क्या है? लिम्फ ब्लड से ही जो छन करके ब्लड वेसल में जो पोर्स होते हैं उनसे छल करके प्लाज्मा बाहर आ जाता है। तो वो जो प्लाज्मा होता है अलॉन्ग विद WBCs, उसमें ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा लिम्फ। और वो ECF भी बनाता है, जो बॉडी ECF जैसे सेल्स है ना बेटा, ये देखो ये सेल्स हैं ये सेल्स हैं, तो सेल्स के बीच में एक फ्लूइड होता है ना बेटा, तो इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ECF ही तो बोलते हैं।
बेटा सेल पढ़ाया तो तुम्हें बताया था सेल यूनिट है लाइफ की, जैसे ईंटा होता है घर बनाने की यूनिट होती है, वैसे सेल हैं जो बॉडी बनाने की यूनिट होती है। ईंटा जोड़ने के लिए हमें सीमेंट चाहिए होती है, 2 ईंटा जोड़ के तभी दीवार बनाते हैं ना बेटा। तो इसे सेल को बीच में भी कुछ सीमेंट कुछ मसाला लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल्स इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कम्युनिकेशन करती है, कुछ मिनरल्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल मैसेंजर्स जो सेल में जाते हैं, कुछ चीज़ें सेल से इसमें आती हैं। तो ये कम्युनिकेशन चलता है ECF से और सेल के बीच में। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बेटा, वो न्यूट्रिएंट भी सेल को ECF से ही मिलते हैं। गैस जो आती, गैसियस ऑक्सीजन वगैरह आती, तो इसी में ECF के थ्रू ही तो इसमें आती है, ब्लड वेसल ला के ECF से इसमें रिलीज कर देती है ना बेटा। तो ये ECF होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा टिश्यू का। किसी भी टिश्यू में सेल और ECF 2 ही चीज़ें तो होती हैं। तो ये ECF बेटा वही है जो लिम्फ है ना, वो ब्लड वेसल से आता है। ECF में प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाएंगे इसमें, प्लस WBCs भी होती है इसमें। ECF में बेटा WBC माइक्रोफेजेज वगैरह होती कि नहीं होती। जो ECF में माइक्रोफेज का जो हमने शेप में बना के नहीं दिखाया, हमने बेटा एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल बना के दिखाया था। माइक्रोफेजेज जो होती है वो अमीबॉइड शेप में होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है, उनका शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो फेगोसाइटोसिस करती हैं, है ना बेटा। तो वो यहाँ पे भी वॉन्डरिंग करती हुई आपको मिलेंगी ECF में भी। यहाँ ब्लड वेसल के छोटा भी पोर होता है, तब भी अपना शेप चेंज करके बाहर निकल आती, और फिर ये ECF में आ जाती। तो वो लिम्फ है। लिम्फ समझ के क्या होता है बेटा, ब्लड प्लाज्मा विद WBC विदाउट RBC, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड होता है लिम्फ जो होता है बेटा, कलरलेस फ्लूइड होता है जो आपको मिलता है ECF में, और बहता है कहाँ, लिम्फ वेजल्स में। ये ECF पुराना हो जाए तो ये फिर से ड्रेन आउट कर दिया जाता है, कहाँ पे, हार्ट में। किसके थ्रू, लिम्फ वेजल्स के थ्रू, वहाँ से फिर से आता है। अच्छा, तो नया आ जाता है लिम्फ। इसी तरह ये चलता रहता है सर्कुलेशन, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। WBC फेगोसाइटोसिस कैसे करती हैं, ये भी तुम्हें साथ में बता दें। ये मान लो बेटा कोई WBC है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बैक्टीरिया इसको दिख रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया दिख रहा है इसको, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की तरफ बढ़ती है अपनी स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होती है, ये भी अपनी स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाती है। और जैसे ये है तो इसको चारों ओर से ये ऐसे कवर कर लेती है, ऐसे। फिर यहाँ पर ये मेम्ब्रेन इसकी, ये आपस में दोनों स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ जाती है, और ये हो जाती है अंदर। और जब ये अंदर हो जाती है तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर हो गई, इसकी ये बैक्टीरिया है, इसके चारों ओर बन जाती है, इसके चारों ओर बन जाती है एक वैक्यूल, और इस वैक्यूल को हम बोलेंगे बेटा फेगोसोम। इस वैक्यूल को क्या बोलेंगे, फेगोसोम बोलेंगे। इसके अंदर पहले से कुछ ये न्यूक्लियस या और भी चीज़ें होती है, इसको लाइसोसोम बोलते हैं। ये क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर एसिडिक हाइड्रोलेज होते हैं। अब ये फेगोसोम बेटा क्या करेगा, ये लाइसोसोम है, अगला स्टेप क्या होगा, ये फेगोसोम जो होगा वो लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है, लाइसोसोम के साथ। ये हुआ फेगोसोम, और ये जुड़ गया किसके साथ बेटा, लाइसोसोम के साथ। ये बैक्टीरिया इसके अंदर है, ये किसके साथ जुड़ गया बेटा, लाइसोसोम के साथ। अब इसको हम बोलेंगे फेगोलाइसोसोम, फेगोलाइसोसोम। क्या बोलेंगे बेटा, फेगोलाइसोसोम, या इसी को बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम या फेगोलाइसोसोम। अब इसके अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये है एसिडिक हाइड्रोलेज। एसिडिक हाइड्रोलेज में बेटा प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, फास्फेटेज, सल्फेटेज सब कुछ होता है। जो भी इस बैक्टीरिया में होगा वो सब कुछ डिग्रेड होगा इसमें। अब डिग्रेड होने के बाद ये बच जाएगा बेटा एक रेजिडुअल बॉडी के फॉर्म में। ये क्या है बेटा, रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी, या इसको हम बोलेंगे टर्सरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी। इसको बेटा इससे बाहर क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, इससे इसको बाहर निकाल दिया। इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस,
सिस, ठीक है। यहाँ जब इसको इंगल्फ कर रहा है बैक्टीरिया को, यहाँ पर भी इसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडोसाइटो जब इसको इंगल्फ कर रहा है, खा रहा है, अंदर सेल के ले रहा है ना इसको, तो इंडोसाइटोसिस। जब इसको बाहर भेज रहा है तो क्या, एक्सोसाइटोसिस। पूरी प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस, पूरी प्रोसेस है बेटा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये होगी किसी सॉलिड सब्सटेंस के लिए। अगर यही किसी लिक्विड सब्सटेंस के लिए होता है तब हम इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। सेल ये पी रही है, अब ये खा रही है, कोई अगर लिक्विड होता, लिक्विफाइड स्टेज में कोई सब्सटेंस, तो उसको ये पी के ख़त्म करेगी वैसे ही, तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगी, जो प्रोसेस फेगोसाइटोसिस की है वही प्रोसेस पिनोसाइटोसिस की रहेगी, ठीक है बेटा। क्लियर है इतना? तो ठीक है, इसको फिर बना लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हो गया बेटा? कोई सवाल पूछना इसमें से? आगे बढ़ें। अभी टाइम है तो हम अगला मस्कुलर शुरू करें या फिर अगले लेक्चर में बताएं? मस्कुलर टिश्यू कितना टाइम हुआ है पहले बताओ? 12:45, तो अभी तो खैर टाइम है, लेकिन 10 मिनट। चलो अगली बार अगले लेक्चर में शुरू करते हैं ना बेटा, तो हो तो पाएगा नहीं पूरा। तो यहाँ तक तुम लोग तैयार करो, है ना, यहाँ तक तैयार करो, फिर आगे हम देखते हैं। रिवाइज करते रहना रोज का रोज, है ना बेटा।